राजेश, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा हमारे चैनल पे और आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा। आप हमारे पॉडकास्ट में आए। धन्यवाद सर, आपने इस अच्छे प्लेटफॉर्म में आने का मौका दिया, इसलिए मैं भी आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बहुत अच्छा लगा, मैंने आपका यूट्यूब पे देखा है वीडियो, आप अच्छी अच्छी चीज़ों पे वीडियो बनाते हैं। आपने हमें कांटेक्ट किया था फेसबुक के थ्रू। हाँ। और आपने बताया था कि लगभग 50,000 मजदूर ऐसे हैं जिनके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो चीज़ आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू सबको बताना चाहते हैं। तो उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि आप फिल्म इंडस्ट्री में एग्जैक्टली क्या करते हैं और पिछले कितने टाइम से आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मेरी 10वीं की जर्नी 2007 में ख़त्म हुई और मैंने 8 में फिल्म सेटिंग अलाइड मजदूर की मेंबरशिप ली। अच्छा। 2008 में मैंने कारपेंटर असिस्टेंट का कार्ड बनाया। मैंने बहुत से सेटों पे काम किया। मैं माँ सीरियल में काम करता था। मैंने स्टार्टिंग में शूटिंग में काम करता, माँ सीरियल, ये हीरा नंदानी में शूटिंग होती थी। तो उसमें जो मेरा काम था, रात को 12 बजे शूटिंग होती थी। वो अच्छे विलन है उनका, वो जब एक बच्चे को पहाड़ पे से फेंकते थे, बच्चा मतलब वो गुड़िया नकली वाले पहाड़ पे से फेंकते थे, तो वो बच्चा अटक जाता था वो पहाड़ के ऊपर। तो मेरा काम रहता था वो पीछे से जाके पहाड़ के वो बच्चे को पत्थर से मार के लाके फिर उनके हाथ में देना। वहाँ से जर्नी चालू हुई माँ सीरियल। तो ये आपका सबसे पहला काम था? पहला माँ सीरियल मैंने पहला किया है। मतलब जो विलन थे माँ सीरियल में, वो नकली बच्चे को फेंकते थे। हाँ, और वो जो जहाँ भी जाएगा वहां से लाके आपको वापस देना, रिटर्न, क्योंकि वो कट बोलते थे, सीन सही नहीं हुआ फिर से। और उस पीछे में पहली बार मैंने डिलीवरी देखी थी कि बच्चा फिल्म सिटी में पैदा। ये माँ फिल्म की बात कर रहे हैं कि सीरियल? सीरियल माँ सीरियल है। कौन था उसमें हीरो हीरोइन? हीरो तो उसमें नॉर्मल थे, वो तो एक्टर होते। उनके विलन जो है ना, आज के डेट में फेमस है, बहुत से साउथ की पिक्चरों में अच्छे अच्छे रोल कर रहे हैं। ये कौन से चैनल पे आता था माँ? ये जी टीवी पे आता था। जी टीवी पे आता था। अच्छा, फिर उसके बाद में आपकी जर्नी कैसे आगे बढ़ी? उसके बाद मैंने फिर शूटिंग छोड़ के मैंने सेटिंग डिपार्टमेंट में कारपेंटर असिस्टेंट में काम किए। मैंने कारपेंटर असिस्टेंट में मैंने मड़ में लापतागंज का सेट लगता था, तो मड़ में मैंने काम किया है। फिर मड़ से सेटअप टूट के फिर फिल्म सिटी में लगा, वहाँ पे भी तभी वो मैंने ज़्यादा करके एक ही दो आर्ट डायरेक्टर के पास काम किया, जो एक टीना धर्मसा करके आर्ट डायरेक्टर है, मैंने उनके पास माँ सीरियल भी उनका ही था और लापतागंज भी वही काम करते थे। बाद में थपकी के सेट पे भी मैंने उनके लिए वहाँ पे काम किए हैं। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो सेट बना है, वहाँ पे भी ऐसे सेटों पे कारपेंटर असिस्टेंट के मैंने काम किए। हमारा काम यही रहता था कि हमारा कारपेंटर बोलता था 2.5 की पट्टी लेके आओ, तो लेके आ जाते थे। अच्छा। और प्लाई 4x8 का ये सब ला के उनका हेल्प करना था, बाकी मिस्त्री काम करते थे। ये काम आप अभी भी करते हैं या फिर एग्जैक्टली अभी क्या कर रहे हैं वो बताइए। ये काम तो मैंने 2012 से ना के बराबर करते। अच्छा। अभी हम इसी काम के जो वर्कर है हमारे फिल्म सिटी के, उनको जो भी तकलीफ होती है, उन तकलीफों के सलूशन और निवारण करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक 100% करते हैं, वो यूनियन लीडरशिप के हिसाब से काम कर रहे भी। तो आप यूनियन लीडर हैं। हाँ। जैसे मैं समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक सिंटा करके जो आर्टिस्ट की एसोसिएशन है, तो वैसे ही बहुत सारी यूनियन होगी, तो उसमें से एक यूनियन के आप भी लीडर हैं। हाँ, ये फिल्म सिटी में एक 22 क्राफ्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट के, ऐसे हमारे अलाइड मजदूर यूनियन है, उस यूनियन के हम लीडरशिप कर रहे हैं। अभी आप उस यूनियन में किस पोजीशन पे वो बता सकते हैं? अभी अलाइड मजदूर यूनियन पे हम जनरल सेक्रेटरी है। लेकिन जैसे कि आपने मुझे बैक कैमरा बताया था कि अभी उस यूनियन में 2 यूनियन बन चुकी है, जिसमें कोई दूसरी यूनियन है जो पावर में, अभी फिलहाल आप पावर में नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 2012 में जब अलाइड मजदूर यूनियन का चुनाव हुआ था, उस दौर में भी मैंने चुनाव लड़े थे। तो उस समय गंगेश्वर श्रीवास्तव जी भी चुनाव लड़े थे, तो वो जनरल सेक्रेटरी बने और मैं जिस पे नॉमिनेशन मिला था मैं हार गया। तो 2012 के बाद फिर 2015 में चुनाव होने वाला था, लेकिन उसके पहले एक फेडरेशन है जिसमें पंकज धीर विलन का रोल बहुत जगह किए, बहुत अच्छे अच्छे पिक्चरों में पंकज धीर का रोल है, और वो चेयरमैन थे फेडरेशन के, और दिलीप पिटवा जी जनरल सेक्रेटरी थे। तो 2014 में ऐसा हुआ, फेडरेशन 22 क्लब की यूनियन, उन्होंने सारी यूनियन, सेंटा, प्रोड्यूसर, ये सब ने मीटिंग की कि गंगेश्वर श्रीवास्तव तो अत्याचार कर रहा है, हमारे साथ शोषण का, हमको ये डिमांड वो डिमांड ये कब कर रहा है। तो ये दिलीप पिटवा और पंकज धीर, तेजाब पिक्चर एक आमिर खान की आई थी, उनके राइटर पांडे जी थे। मैं तो बहुत दूर से मीटिंग में रहता था, देखता था, वो भी थे। तो उन्होंने उस समय वो सब डिसाइड किया कि गंगेश्वर श्रीवास्तव को
फिल्म जगत दुनिया से 15 साल के लिए बैंड कर दिया जाए। अच्छा। और इतना हम फेडरेशन के पास पावर है, ऐसा है, ये पावर बोलते ही थे तब। अब अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप बहुत ही इन डिटेल बता रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि फेडरेशन क्या होती है और उसका पावर क्या होता है। जैसे आपने मुझे बताया था कि एक फेडरेशन होती है, उसके अंडर में बहुत सारी यूनियन होती है। तो आज फिल्म इंडस्ट्री के अंदर 22 क्राफ्ट यूनियन चलती है, जिसमें से सिंटा भी एक है, फिर प्रोड्यूसर्स की अलग होती है, आर्ट डायरेक्टर की अलग होती है। तो वैसे जो अलाइड है वो मजदूरों की यूनियन है, जो आर्ट डायरेक्टर के अंडर में जो कारपेंटर का काम करते हैं या कुछ और छोटे मोटे काम करते हैं उनकी यूनियन है। सो आप थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। फेडरेशन एक मदर बॉडी है हमारी। फेडरेशन एक लंबा वृक्ष है जिसकी शाखाएं अलग अलग पहुंची। जैसे एक सेंटा है, फिर प्रोडक्शन का भी है, मेकअप मैन का है, जूनियर आर्टिस्ट का है, डांसर एसोसिएशन है, फाइटर का है, साउंड का है, और फिर इस प्रोडक्शन मैनेजर का है, आर्ट डायरेक्टर का भी है, फिर डिजाइनर का है। ऐसे टोटल 22 क्राफ्ट है। ऐसे टोटल 22 क्राफ्ट है। उस क्राफ्ट ने सबसे बड़ी वाली क्राफ्ट की यूनियन फिल्म सिटी में फिल्म एसोसिएशन एंड अलाइड मजदूर यूनियन, जिसके सबसे ज्यादा हर यूनियन में कितने वर्कर होंगे? 5000, 10,000, 3,000, 10,000। अच्छा। इससे ज्यादा नहीं। एक हमारी यूनियन है, एशिया की सबसे बड़ी यूनियन है, जिसके 50,000 वर्कर है। अलाइड यूनियन में जो अलाइड मजदूर 50,000 वर्कर है, बाकायदा सब अपनी मेंबरशिप लेके सब कुछ डिटेल जानकारी के साथ सब 50,000 वर्कर है, जो जिसके रनिंग 30,000 वर्कर फिल्म सिटी में काम कर रहे हैं। अच्छा, 30,000 लोग काम कर रहे हैं, कंटिन्यू। और ये तो वो होंगे जिनके पास यूनियन में कार्ड होगा। बहुत तो ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास कार्ड नहीं है, वो भी काम कर रहे होंगे। जिनके कार्ड नहीं रहते वो काम करते। जब हम सेटों पे जाते तो मना करते प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन मैनेजर को जाके बोलते कि भाई उसका कार्ड नहीं है, उसको मत रखो, क्योंकि कार्ड नहीं है तो कल उसके साथ कुछ भी दुर्घटना कुछ भी होगा तो उसके तरफ से कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। और ऐसे बहुत से हादसे हुए हैं, क्योंकि जब कुछ हादसा हो जाता है तो जो व्यक्ति सोचता है कि जितने कम में जैसे टल जाए, और इस लाइन में हादसे ज़्यादा होते हैं। क्यों ऐसा हादसे ज़्यादा होते हैं? हादसे ज़्यादा इसलिए होते हैं कि जैसे अब हम घर बनाते तो ईंटें पत्थर का उपयोग करते हैं। यहाँ पे सब लकड़ी पट्टी फल्ली पे सब 40 फुट 50 फुट के हाइट पे सब तरापे पे सब चढ़ के ठोकम ठाके करते। कब किसी को कभी गलती से चक्कर से गिर गया, कभी कोई लापरवाही से गिर गया। सेफ्टी बेल्ट बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, वो गलत है। हम सबको बोलते हैं कि सेफ्टी बेल्ट यूज़ करके ही काम करो, लेकिन उसके चक्कर में क्या होता है, उस गिरने पे क्या होता है, बहुत कम लोग बचते, ज़्यादा करके दुर्भाग्यपूर्ण ऑफ हो जाते। तो अगर यूनियन के किसी भी यूनियन के मेंबर होंगे, जैसे हमारे 90% तो हमारे रहते हैं, जैसे आपने कहा इक्का दुक्का नहीं, तो जब किसी यूनियन के मेंबर नहीं रहेंगे तो उनकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं रहेगा ना, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ऑफ भी हो गया, ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कर देगा, उनके घर वाले को बता देगा, उसके आगे कहानी खत्म कर देगा। तो जैसे मान लीजिए आपने ये तो वो बताया जिनके पास, जो आपके यूनियन के मेंबर नहीं, उनके पास कार्ड नहीं है। मान लीजिए जिसके पास कार्ड है और उसके साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस केस में यूनियन उसको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, वो बताइए। अगर जैसे हमारे यूनियन का कोई मेंबर रहा और किसी सेट पे किसी को गिर के अगर चोट लग गई, और जब तक चोट लगी और तब तक उसकी शूटिंग चल रही है, तो हम उस प्रोडक्शन में जाके क्लियर कट बोल देते कि जब तक आपकी शूटिंग चल रही, जब तक इस व्यक्ति का आपको हर महीने पगार देना और देते हो। अच्छा। और गलती से दुर्भाग्यपूर्ण अगर उनकी मृत्यु हो गई तो प्रोडक्शन से बोल के उनको जो भी 10 से 15 लाख का उनको मुआवजा होता है। अच्छा। वो 100% हम दिलाते हैं और मिलता है, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण ये यूनियन होने का एक फायदा होता है। अगर नहीं रहा तो वो बात कौन करेगा और उनकी सुनेंगे क्यों लोग। राइट। और ये तो आपने वो कहा कि आप जो प्रोडक्शन हाउस के लिए काम कर रहे हैं उनसे आप हेल्प करवा देते हैं। यूनियन के खुद के कुछ बेनिफिट्स होते हैं? यूनियन की जो मेंबरशिप आदमी लेता है तो उनको बोला जाता है कि आपको हर साल एक चार्ज रहेगा जो भरना रहेगा। पहले 1000 था, 1200 भरना रहेगा। तो 1200 भरते तो क्या होता है, यूनियन ने 3 बच्चों का स्कूल की फीस देती है हर साल। जो जिस क्लास में रहते हैं 10वीं तक उस क्लास के हिसाब से देते हैं। दूसरी क्लास का हम 4000 देते हैं, 5वीं का समझो 4.5 देते हैं। ऐसे हर क्लास के हिसाब से फीस रहता है। बाद में एक लड़की की शादी में 50,000 देते हैं। अच्छा। ये यूनियन की तरफ से रहता है। और उस घर के अंदर किसी भी व्यक्ति को बीमार हुए कहीं भी दवा जाके ले लेते हैं तो उसका बिल रहता है, जो बिल लाके हमारे यूनियन में जमा करेंगे। यूनियन अपनी तरफ से एक साल में 35,000 तक का एक मेडिक्लेम उनको देती है अपनी तरफ से। इसके अलावा और कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं? और उनके सेटों पे जो ये सब होता है उसके लिए रहता है। जैसे किसी सेटों में, जैसे नायगांव में कभी हमारे लोगों की शूटिंग चलती है तो क्या प्रोड्यूसर वीडियो से पैसा वैसा देते, लेकिन कुछ बीच में ऐसे माध्यम रहते हैं जो उनका कन्विंस नहीं देते, तो उनको आने जाने में तकलीफ होती। और क्या होता है, नायगांव में शूटिंग चालू होती है, स्टेशन से चिंचोटी तक हम
प्रोडक्शन को बोल के बस लगा के रखते, हमारे वर्कर बस में बैठते, वहाँ पे जाते और कन्वेंस भी लेते, तो उनको ये सारी सुविधाएं हम अभी बारबेल की वो शूटिंग नायगांव में चिंचोटी में चला था, उसके लिए हमने बस अरेंजमेंट करा के दिया था बालवीर का। हाँ। नहीं, पर वैसे भी मैंने देखा है कि नायगांव स्टेशन के बाहर सारी बसेस लगी होती है जो भी शूट होता है वहाँ पे आपके चिंचोटी साइड में, तो फिर आप उनके लिए अलग से क्या करा के देते, मतलब सबके लिए तो रहती है वैसे ही बसेस? नहीं, कुछ प्रोडक्शन नहीं देती है, वो बोलते हैं कि आप रिक्शा से खुद से आइए जाइए, लेकिन हमारा क्या रहता है, एक तो दहीसर चेकनाका क्रॉस करके हमारा 1 का 1.5 लगता है, तो वो बहुत नहीं देते, तो हम अगर उनका पगार 1200 है तो 8 घंटे का 1800 मिलना चाहिए, वो हम करा के देते हैं उनको वहाँ पे। अच्छा, मतलब दहीसर चेकनाका से जैसे ही क्रॉस करके कहीं पे भी शूटिंग के लिए जाएंगे तो उनको 8 घंटे का 1.5 पगार मिलता है। हाँ, 1.5 का, और एक पगार है 1200 रुपया, तो 1800 रुपया उनको मिलना चाहिए। अच्छा, तो ये जो नहीं देते तो फिर आप उनसे वो दिलवा देते हैं? हाँ, वहाँ पे जाते बात करते और पेमेंट भले ही शूटिंग 15 दिन से चल रही है, 15 दिन का नहीं दिए, लेकिन हम 15 दिन का वो भी जोड़ के उनको दिलाते हैं। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मान लो कि मैं आपके यूनियन में जुड़ना चाहता हूँ और मैंने कार्ड बना लिया, तो मेरे जो बच्चे होंगे उनको फीस उनकी फीस आप प्रोवाइड करते हैं 3 बच्चों की, लड़की होगी तो उसकी शादी के लिए 50,000 रुपये देते हैं, और बहुत अच्छे हैं। तो क्या आज के टाइम में जो मजदूर हैं उनको ये बेनिफिट मिल पा रहा है? 2012 तक यूनियन में एकदम सही चल रहा था, सारी चीज़ें सब बेनिफिट मिल रहा था। जब से ये यूनियन के 2 गट बन गए 2012 के बाद, जो फेडरेशन की वजह से 2 गट बने, उसकी वजह से क्या हुआ, जिनके पास फंडिंग, गंगेश्वर के पास फंडिंग है, जैसे मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, गंगेश्वर भी जनरल सेक्रेटरी, उनके पास फंड है, लेकिन वो वर्करों को अब वो नहीं दे रहे, वो मतलब ना के दे ही नहीं रहे वर्कर को बेनिफिट। वर्कर खुद मुझे भी फ़ोन करके बोलते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं तो देना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास फंड नहीं है ना, क्योंकि जो भी 32 करोड़ रुपया है जो गंगेश्वर जी के ताबे में, तो बेनिफिट वही दे सकते हैं, हम चाह के भी नहीं। और उसके बावजूद भी एक 9 करोड़ रुपया और है जो सोसाइटी का, जो वर्करों को पता ही नहीं, वहाँ से भी बेनिफिट मिल ही सकता है। वो 9 करोड़ भी सोसाइटी वाले अपने मन से अपनी मनमानी करके कर ही रहे। उसमें 9 डायरेक्टर थे, 4 डायरेक्टर ऑफ हो गए, सालाना वो लोग एक व्यक्ति 5-5 लाख रुपया ले लेता है, वो तो ना ही बोलेंगे, लेकिन जिस दिन उनका ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे तो सब एक डायरेक्टर 10 लाख 15 लाख लोन के नीचे दबा हुआ है। इनको ही क्यों लोन मिलता है ये पता नहीं है, वर्करों को लोन नहीं मिलता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो आपने कहा कि एक आपकी यूनियन है, साथ ही साथ में एक सोसाइटी है, और दोनों की तरफ से बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन आज के टाइम में दोनों की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा क्यों, मतलब क्या रीजन है जिसकी वजह से बेनिफिट नहीं मिल पा रहा उनको? बेनिफिट ये, जो भी जिसके पास जो पैसा वो अपना समझ रहे हैं, जो कि है पैसा वर्करों का। अब गंगेश्वर जी के पास जो पैसा है, उनको रंगाराव चौगले ने उनके हाथ में 32 करोड़ दिया था, आज वो 9 करोड़ के कतार पे है। तो अब जब तक वहाँ पे कोई, जैसे मैं बोला मैंने चुनाव जीता, लेकिन वो पोजीशन नहीं दे रहे, जब तक वहाँ पे कोई दूसरा बैठेगा उनसे हिसाब पूछ ही नहीं सकता, अपनी मनमानी कर रहे हैं, और मनमानी करके उनका फंड नहीं बचे हैं लोगों को देने के लिए, तो देंगे कैसे? अब 9 करोड़ बचा है, अब उसका भी क्या करे पता नहीं। और जो एक दूसरा 9 करोड़ है वो भी नहीं देना, वो दोनों एक दूसरे में बात कर ले कि हम न तुम किसी को बोलेगा न मैं किसी को बोलूँगा, हम खा पी के मस्त चल रहे हैं। तो ये जो मैं ये जानना चाहूँगा, आपने बताया कि 32 करोड़ रुपया था जो यूनियन के पास था, 9 करोड़ रुपया था सोसाइटी के पास था, तो ये पैसा आया कहाँ से? ये वर्कर जब भी मेंबरशिप लेता था, जैसे मैंने 2008 में मेंबरशिप ली, तो 5,000 रुपये सोसाइटी के नाम पे और 4,000 यूनियन के नाम पे, ऐसे 2 भाग की डीडी बनती थी, वहाँ जाके जमा होता था। किसी भी व्यक्ति के घर का पैसा नहीं है, जो है पैसा वर्करों का ही है, और वर्कर हमेशा 2 डीडी देता है, एक यूनियन के नाम की, एक सोसाइटी के नाम की। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जब मैं किसी यूनियन में जुड़ता हूँ, जैसे मान लीजिए अलाइड यूनियन में जुड़ता हूँ, तो जो भी पैसा मैं दे रहा हूँ, आज के टाइम में कितना प्राइस है जुड़ने का? 50,000। तो 50,000 रुपये मैं दे रहा हूँ, तो उसमें से एक सर्टन पैसा होगा सोसाइटी को जाएगा, सर्टन पैसा होगा यूनियन में जाएगा, और वही पैसा जमा होकर 32 करोड़ हो गया और 9 करोड़ हो गया, और वो जो पैसा है उसी से जो बेनिफिट मिलता है वो वर्कर्स को मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है। तो लेकिन अब भी तो नए वर्कर तो जुड़ ही रहे होंगे, कार्ड बना रहे होंगे। गंगेश्वर जी के हाथ में जब कार्यकाल मिला था 2012 में, रंगाराव चौगले जी का लेटर है, उस समय 32,000 मेंबरशिप थी, आज के डेट में 50,000 मेंबरशिप है, और उन्होंने आने के 1 साल के बाद ही 50,000 रेट कर दिया था। अगर उनकी मेंबरशिप देखने जाए तो 50 करोड़ से ज़्यादा मेंबरशिप का ही पैसा हो गया है। अच्छा। लेकिन तो भी अकाउंट में 9 करोड़ ही बचे हैं। अच्छा, तो बाकी पैसे भी खर्चे होते होंगे ना सारी चीज़ों को मैनेज करने में? अभी खर्चे तो इसके पहले भी जनरल सेक्रेटरी बहुत थे, ये पहले नहीं है तो 14-15 जनरल सेक्रेटरी के बाद ये आए हैं, तो खर्चे पहले भी होते थे। इनके समय इतने कैसे हो रहे कि जो
पहले के लोग पैसा बढ़ाते थे, बढ़ता था, हर 2 साल में कुछ पैसे बढ़ जाते थे। इनके कार्यकाल में पैसे कम हो गए और इनके कार्यकाल में मेंबरशिप होती, 10 से 15,000 की इनकी मेंबरशिप हुई है, वो सारे पैसे नहीं, मेंबरशिप बढ़ी है लेकिन पैसा फंड नहीं बढ़ा है। फंड नहीं बढ़ा और लोगों को बेनिफिट भी नहीं मिला। राय साहब जी, मैं ये जानना चाहूंगा, यूनियन का तो मतलब होता है सब लोग संगठित रहें, तो आपकी यूनियन में ऐसा क्यों हो रहा है कि सब बिखरे हुए, मतलब आप अलग अपनी यूनियन चला रहे हैं, वो अपनी अलग यूनियन चला रहे हैं, ऐसा कैसे, ये कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए। 2012 तक तो हम एक ही थे, संगठित थे, और अब इसको उनकी प्लानिंग बोल सकते हैं कि अचानक से जब पंकज धीर जी फेडरेशन के चेयरमैन थे और दिलीप पिटवा जी जनरल सेक्रेटरी थे, उनको लगा ये हम चुनाव कंटेस्ट किए, लड़े, गंगेश्वर के अपोजिट में लड़े चुनाव, लेकिन उनको लगा कि गंगेश्वर श्रीवास्तव जी बहुत गलत व्यक्ति है, भ्रष्टाचारी है, बहुत पैसा, पंकज जी को लगा कि गलत व्यक्ति है, तो ये सब फेडरेशन ने मीटिंग किया, हमने कुछ तो किया नहीं, उनके लीगली पेपर है, उन्होंने बोला कि एक गंगेश्वर श्रीवास्तव है, नितिन सरदेसाई थे, उनकी शूटिंग भी 4-4 घंटा बंद कर दिए थे वही सब मैटर में। अच्छा। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो ऐसा करके उन्होंने बोला कि ये तो मीटिंग हुई कि भाई इस व्यक्ति को फिल्म सिटी से निकाल देना है, क्योंकि ये रहेगा तो हम फिल्म में शूटिंग करने वाले लोग सेफ नहीं है। अच्छा। ये अंधाधुन कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो किसी की सुनता नहीं था। अच्छा। ऐसा दिलीप पिटवा और पंकज धीर के बोला, पंकज धीर एक बड़े एक्टर है, टार्जन पिक्चर में जो आयशा टाकिया हीरोइन है, उनके फादर तो मेन विलन का जो रोल किया, हाँ, वो पंकज धीर है। तो उन्होंने डिसाइड किया, पंकज धीर ने एजीएम की मीटिंग लगाई, 22 क्राफ्ट के यूनियन के चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी को बुलाया, बोले कि ऐसा ऐसा एक मुद्दा है, अलाइड मजदूर यूनियन है जिसका चुनाव 2012 में हुआ था, गंगेश्वर जनरल सेक्रेटरी बने, लेकिन ये हमारी सुन नहीं रहे और सेटों पे अपनी मनमानी करे, अंधाधुन गलत करे, शोषण करे, उनका ही कहना था, शोषण करे। तो बोले फिर सारी कमेटी ने डिसाइड किया कि क्या करना चाहिए, बोले हम गंगेश्वर श्रीवास्तव जी को 15 साल के लिए बैंड कर देते हैं। बाकायदा पंकज धीर ने साइन किया और दिलीप पिटवा जी ने और उनकी कमेटी ने साइन करके लेटर बनाए, A3 के बड़े बड़े पोस्टर और बैनर पूरे फिल्म सिटी में सब जगह चिपका दिया गया कि गंगेश्वर श्रीवास्तव जी को 15 साल के लिए बैंड कर दिया गया है। और बैंड करके ये किया कि अब 2015 के ये जनवरी को ये चुनाव है, 14 फरवरी को चुनाव है, और इसमें अलाइड के जो भी मेंबर है पार्टिसिपेट कर सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। तो उस समय पार्टिसिपेट के लोगों ने चुनाव लड़े। तो इस चुनाव को रोकने के लिए गंगेश्वर श्रीवास्तव जी कोर्ट में गए कि बोले सर मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरा कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन दिलीप पिटवा, पंकज धीर और फेडरेशन के लोग हैं, ये चुनाव करा रहे हैं, इनके पास कोई पावर ये सब नहीं है। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हम किसी का चुनाव रोक नहीं सकते। अच्छा। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि हम चुनाव रोक नहीं सकते, आप इसके लिए ये गलत है, ये ऐसा बोल के। तो वो चुनाव रुका नहीं, उनको स्टे ऑर्डर मिला नहीं चुनाव रुकने का। तो उन्होंने क्या किया, तब गंगेश्वर श्रीवास्तव जी को लगा कि अब मैं कमजोर गिरा हूँ, और उसके पहले मिथुन चक्रवर्ती जी चेयरमैन थे 2012 में, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया था, रिजाइन का लेटर इनका पड़ा हुआ था, इन्होंने वो लेटर को शो किया और बाद में राम कदम जी एक हैं, उनको इन्होंने चेयरमैन हाई कर दिया। अच्छा। तो राम कदम जी ने बोला अब फिर से कोर्ट में जाओ और बोलो कि ये सब गलत है। तो वो इन्होंने चुनाव को चैलेंज कर दिया। चैलेंज करने के बाद क्या, कोर्ट में तारीख ली, यहाँ पे एक रिफ्रेश कमेटी जीत गई। आपने बोला 2 गट कैसे हुए, ये कोर्ट में गए, इनको एनओसी चुनाव रोकने का नहीं मिला, लेकिन इन्होंने चुनाव को चैलेंज कर दिया कि गलत हो रहा है, तो वो उनका कंटिन्यू चलने लगा और यहाँ पे कमेटी जीत के आ गई। उसमें आप कुछ थे? उसमें मैं जॉइंट सेक्रेटरी था। अच्छा। और चेयरमैन प्रेम सिंह ठाकुर थे, जनरल सेक्रेटरी संजय सिंह थे, भरत कुमार भगत खजीनदार, ये 3 मेन पोस्ट है। बाद में जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल गनी हजो करके सीनियर वाइस चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन शंकर झा थे, मतलब बाकी की और पोस्ट में कुछ और लोग सब थे ऐसे। तो वो चैलेंज कर दिए। फिर हम लोग ने जीतने के बाद पंकज धीर और दिलीप पिटवा जी के पास गए, बोले अब हम तो चुनाव जीत गए, आपने बोला 15 साल के लिए गंगेश्वर बैंड है, अब हमको पोजीशन दीजिए। तो पोजीशन के लिए उन्होंने बोला कि लेबर कोर्ट ट्रेड यूनियन में जाके के फॉर्म भरें। तो वहाँ से तो के फॉर्म भरने के बाद क्या, ट्रेड यूनियन ने क्या किया, केस को लेबर कोर्ट में मूव कर दिया कि अब वहाँ पे कोर्ट में तारीख चलेगी। तो तारीख चलते चलते हमारा 2 साल का कार्यकाल 2017 में ख़त्म हो गया। अच्छा। 2017 में वो कार्यकाल ख़त्म हो गया और गंगेश्वर का कार्यकाल चलते ही रहा, वो तो चुनाव कर ही नहीं रहे थे। अच्छा। तो उसके बाद फिर 2017 में फिर चुनाव हुआ, तो संजय सिंह जनरल सेक्रेटरी से हारे, वहाँ से हमारा दौर चलता है और प्रेम जी चेयरमैन थे। चलते चलते वो फिर
ऐसे ही सेम 2022 में फिर चुनाव हुआ, तो फिर प्रेम जी चेयरमैन, मैं जनरल सेक्रेटरी और खजींदा शशिकांत कापकर के हमारे टीम में ये सब ऐसे जीत के आए। और फिर कोर्ट में एक तरफ थोड़ा सा हमारी तरफ फेवर में आता है, लेकिन फिर मैटर घूम जाता है और हमारा केस अभी तक चल ही रहा है। ये मतलब हमको लगता है कि केस चलते ही रहेगा। तो इस केस को ख़त्म करने के लिए, और 2 गट तो समझो फर्डेशन ने किया। और दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है कि दिलीप पिटवा जी जो थे, जिन्होंने इस 2 गट को निर्माण किया, 2 महीने पहले चुनाव जिसने कराया, आज वो गंगेश्वर श्रीवास्तव के साथ है। अच्छा। ये एक बहुत विशेष बात है कि जिन्होंने वर्करों के बीच में झगड़ा लगाया, वर्करों को बेनिफिट जिसकी वजह से रुका पड़ा, वही व्यक्ति अब गंगेश्वर श्रीवास्तव जी के साथ है। और वो व्यक्ति भी इस झगड़े को खत्म करने को नहीं सोचा, बढ़ाते जा रहे। अच्छा, तो जितना मुझे समझ में आया कि भाई आप 2012 में जो चुनाव हुआ था उसमें आप जीत गए थे, तो पावर आपके पास थी। 2015 में 2015 में चुनाव हुआ था, तो 2012 में ये सारी चीजें हुई, 2000 गई जीते। अच्छा, 2015 में जो चुनाव हुआ उसमें आप जीत गए। और ये जो चुनाव होता है किसी भी यूनियन का, कितने साल के लिए होता है एक बार अगर जीत जाएंगे तो? 2 साल का टर्म, 2 साल के लिए। 2 साल के लिए। 2 साल के लिए। तो उसमें आप जीते, तो 2017 तक आपने प्रॉपर काम किया। और उसके बाद में फिर बाद में जब वापस चुनाव हुआ तो वो लोग जीत गए? नहीं, वो जीते नहीं। गंगेश्वर 2 गट, आप बोले 2 गट कैसे हो गया? एक गट तो चल ही रहा है। अच्छा। गंगेश्वर जी चुनाव करा ही नहीं रहे। अच्छा। और दूसरा गट हमारा जो हमें अपनी आपको हमेशा चुनाव करके सिस्टम में सही रखा है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब आप जीते तो आपके पास वो 32 करोड़ रुपए नहीं आए, वो पैसे नहीं आए? वो नहीं है। वो तो गंगेश्वर जी ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा वो पैसा नहीं आएगा। कोर्ट फैसला करना चाहिए ना, कि जैसे आज महाराष्ट्र में देखने जाएगी 2 पार्टियां टूटी, पवार साहब की और ठाकरे सर की, तो उसमें कोर्ट ने डिसीजन दिया ना, ये सही है ये गलत है। यहाँ पे ऐसा डिसीजन ही नहीं आया कि कौन सही है कौन गलत है, चल ही रहा है। अच्छा। अभी कोर्ट ही समझ नहीं पा रहा कि सही गलत कौन है उस मुद्दे को। ठीक है, जो तो कोर्ट का जो भी फैसला होगा तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। राइट। सो फिर आपने बताया कि एक सोसाइटी भी है, तो उसकी क्या कहानी है? सोसाइटी 90 में फॉर्म हुई थी और मिथुन दादा 1990 में फॉर्म हुई थी। हाँ। अच्छा। और मिथुन दादा चेयरमैन थे। तब ऐसा हुआ कि जो हमारे ये जो वर्कर है, इनका फ्यूचर क्या होगा, इनके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, आगे इन वर्करों को और तकलीफ ना हो, जिसके लिए। और पहले तो ये भी ऐसा था कि हम सारे वर्करों को एक घर देंगे, ऐसा भी सोचे गए थे। लेकिन तो फिर मिथुन दादा ने उसको सोच के एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराई। और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमेशा जब भी कोई नया मेंबर जुड़ता था, आधा पैसा सोसाइटी में जाता था, आधा पैसा यूनियन में जाता था। पैसा जाते 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 यूनियन एक अपना ग्रोथ कर लिया अलग, और सोसाइटी के पास भी 9 करोड़ आ गए। तो अब सोसाइटी के पास 9 करोड़ है, जिसमें 9 डायरेक्टर थे, जिसमें मुनप्पा शेट्टी जी गुजर गए और एक कासम थे वो गुजर गए, फिर एक सलीम बोलते तो वो भी चले गए। अब 5 डायरेक्टर है, जिसमें एक डायरेक्टर जो संजय सिंह है, जब हम 2017 में वो जनरल सेक्रेटरी जीते थे, जो गंगेश्वर के सामने जब दूसरा गठ बना, तो उनको हमने उस समय सोसाइटी में प्रोसेस तब तक चल रहा था, तो उनको वहाँ पे सोसाइटी में डाले थे। अब तो सोसाइटी वाले ने भी वो प्रोसेस बंद कर दिया कि यूनियन से 3 आदमी को लेके और वर्करों को। अब उन्होंने भी क्या डिसाइड किया, हम सिर्फ 50 वर्करों को भी बेनिफिट देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। ऐसा लगता है पैसा भी उनके घर का बन चुका है। तो अभी जो नए वर्कर्स जुड़ रहे होंगे, राइट, तो उसमें से कुछ पैसा तो सोसाइटी में जा रहा होगा। जैसे आपने बताया 50,000 रुपये का अगर नया कार्ड बनता है तो उसमें से 25,000 सोसाइटी में जाता है, 25,000 यूनियन में जाता है। सो मान लेते हैं कि जो आपकी दूसरी यूनियन है उसमें 25,000 जाता होगा, तो रिमेनिंग 25,000 तो वो सोसाइटी में जाता होगा। नहीं, अभी 2012 से क्या किया, जब गंगेश्वर ये सब 2015 में सब हुआ, तो गंगेश्वर ने एक दूसरी सोसाइटी भी फॉर्म कर दी है। अच्छा, सोसाइटी भी एक अलग बना दी। उसमें उन्होंने भी अपने आदमी रख दिए, आधे पैसे वहाँ पे जा रहे। एक समय आ गया उस सोसाइटी की भी बात चलेगी। अच्छा, मतलब अभी 2 यूनियन थी, अब 2 सोसाइटी भी हो गई है। लेकिन अक्सर तो देखा जाता है जैसे सिंटा तो अकेली ही है, तो आपके यूनियन में ऐसे डबल हमारे सेंटा ये सब क्या है, इन सब यूनियन में फंड है ही नहीं। 8 डायरेक्टर की यूनियन में भी ज़्यादा फंडिंग, किसी भी यूनियन में फंडिंग नहीं है। जितना उतनी मेंबर ही नहीं है। अगर किसी के मेंबर होंगे 5,000 7,000, अब 8 डायरेक्टर के मेंबर 4,000 के आसपास है। अच्छा। तो ये कितना देंगे कि कितना जमा होगा? हमारे वर्कर ही इतने हैं कि वो इतना देते हैं कि वो पैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा। आज हमारे 50,000, जब 30,000 वर्कर थे तो 1,000 रुपया देंगे तो कितना हो जाता था। आज 50,000 वर्कर है, एक 1,200 रुपया देते तो पैसा ही ग्रोथ कर देता। और नई मेंबरशिप चली रही है। अच्छा। वहाँ पे क्या मेंबरशिप ज़्यादा नहीं होती, 8 डायरेक्टर में कम मेंबर क्यों है? क्योंकि लोग कम है,
वो उनके वर्कर हमारे बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे फंड बहुत ज़्यादा हो गए और जिसकी वजह से हमारे अंदर विवाद भी बहुत ज़्यादा हो गए। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है कि तो आप अपने आप को कहते हैं कि भाई आज के टाइम में आप अलाइड के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आप भी तो लोगों से ले सकते हैं पैसे, मतलब सब्सक्रिप्शन के नाम पे कार्ड बना के देने। मैं लोगों से सोचा था कि कार्ड बनाए, लेकिन कार्ड बनाने से क्या होता है कि गंगेश्वर श्रीवास्तव जी भी कार्ड बना रहे, मैं भी कार्ड बनाऊं, क्या नंबर ही डबल हो जा रहे हैं। तो नंबरिंग तो आप नहीं शुरू कर सकते हैं, जैसे अगर मान लो 1 नंबर चल रहा है तो 1.1 कर सकते हैं, या उल्टा शुरू कर सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है। अब कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, हम मेंबर बनाना भी चालू कर, लेकिन उनको बेनिफिट नहीं दे पाएंगे क्योंकि फंडिंग जमा होने में टाइम लग जाएगा और केस का रिजल्ट आने में टाइम लग जाएगा, और तब तक क्या उस वर्कर का हमारे से उम्मीद रहेगी कि एक हमारे ही मेंबर को बेनिफिट देने की बात हो रही और उस आदमी को नहीं दे पा रहे, क्योंकि गंगेश्वर अपना आदमी मानेगा नहीं, उसका फॉर्म जमा नहीं करेगा। बट लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं वैसे भी तो बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आपके पास भी आएंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसमें नया क्या होगा। लेकिन क्या वो जिनको नहीं मिला वो जाके वहाँ पे आवाज तो उठा सकते हैं, फॉर्म तो भर सकते हैं, ये व्यक्ति वहाँ पे फॉर्म भी नहीं भर पाएगा, ये तो बोलेंगे तुम हमारे मेंबर ही नहीं हो। तो अभी आप जो भी आपके वर्कर्स हैं उनके लिए आप क्या करते हैं अभी। मैं उनके लिए तो जिस वर्कर का भी सेटअप पे अगर पेमेंट रुका होगा तो उनका हम पेमेंट निकालने की पूरी जो कायदे कानून से पेमेंट निकालते, और जहाँ पे उनको बहुत से हम गांव खड़े नए गांव साइड इस साइड अभी तो सब सुविधाएं हो गई, पहले हम जब जाते थे तो टॉयलेट की सुविधाएं नहीं होती थी, और अभी तो वहाँ पे जो सुविधा हम अरेंजमेंट करवाते थे प्रोड्यूसर को बोल के, हम टेम्पररी टॉयलेट भी करवाए अरेंजमेंट। और जैसे फिल्म सिटी में जब रात को काम चलता था तालाब प्लस, वहाँ पे शेर आते थे, तो कुछ लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते थे तो वहाँ पे वो शौचालय के लिए जाते थे, तो हमने वो बंद करवाया, क्योंकि कभी कभी किसी पे हादसा हो गया, क्योंकि वहाँ पे शेर बाघ चीता रहते तो वो किसी पे हमला कर देते। तो ऐसे ऐसे जो, और बहुत सी जगह पे खाना नहीं रहता है वर्करों को, नाइट में काम कर रहे, 12 के बाद हमारा डिनर का समय चलता है, तो छुट्टी तो देते हैं लेकिन वो वर्कर खाना खाने कहाँ जाएगा, तो हम सेटअप पे बोल के वहाँ पे खाना अरेंजमेंट कराते हैं। खाना तो रहता ही है ना, मतलब कहीं पे भी फिल्म शूटिंग, मतलब कहीं पे भी फिल्म का शूटिंग चलता है तो वहाँ पे तो प्रोडक्शन की तरफ से खाना तो होता ही है। 80% प्रोडक्शन देते, लेकिन जो 10-20% प्रोडक्शन है जो पैसे को और बचा के और कुछ करना चाहते वो नहीं देते, जिनसे उनसे हम वो सुविधा कराते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि ये पर्टिकुलर सेट के ऊपर ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। हमारे जो वर्कर काम करते हैं उन्हीं में से हमको फोन वर्कर ही करते हैं। अच्छा। ऐसा कुछ जाए, लेकिन हम वर्करों की पहचान नहीं बताते सेट पे। अगर हम बताएंगे कि हमको, वो प्रोड्यूसर पूछते हैं प्रोडक्शन ये सब कि आपको किसने बताया, लेकिन हम बोलते हैं अगर हम बता देंगे उस व्यक्ति की नौकरी जाएगी, हमारे जाने के बाद क्या करेंगे, उसको पैकअप करा देंगे, इसलिए हम किसी की पहचान नहीं बताते, लेकिन हमको वर्कर ही बताते। जैसे नायगांव में बालवीर की शूटिंग चल रही थी, तो बालवीर या सीरियल एक दूसरा भी था, तो उसमें बस का अरेंजमेंट नहीं किए थे, तब हम जाके प्रोडक्शन से बात करके बस का नायगांव स्टेशन से चिंचोटी तक का बस का अरेंजमेंट किए। अच्छा। वैसे सब प्रोडक्शन करते, कुछ कुछ ऐसे हरकत कर देते तो हमको जाना पड़ता है। अच्छा, ऐसा कोई केस हुआ कि आप किसी फेमस सीरियल के सेट पे पहुंचे या किसी फिल्म के सेट पे पहुंचे और वहां पे आपके वर्कर के साथ गलत हो रहा था और आपने उनको इंसाफ दिलाया? 2015-16 की बात है, लापतागंज की शूटिंग फिल्म सिटी के अंदर होती थी, उसके सामने थपकी का भी सीरियल है, तो वहाँ पे जो लापतागंज की शूटिंग है वहाँ पे हमारे वर्कर का महीने का पेमेंट जो फिक्स में रहता है उनका 30 से 35 हज़ार रहता है। तो लापतागंज वाले कुछ उसमें पेमेंट कम 28 तक ऐसा दे रहे थे, और पेमेंट कम था, एक टाइम वो भी वर्करों को चल जाता था, लेकिन 3-3 महीने के पेमेंट बाकी थे। तो उस समय हमारे जनरल सेक्रेटरी संजय सिंह और प्रेम सिंह ठाकुर थे, मुझे उन्होंने संजय सिंह ने भेजा, बोला लापतागंज का कंप्लेन ऐसा जाओ, तो हम अपनी टीम लेके वहाँ पे गए और प्रोड्यूसर से बात की कि ऐसा ऐसा है, कैमरामैन को बोले तो कैमरामैन बाहर आ गए, क्योंकि एक अच्छा है कि कैमरामैन को हम जाके बोलते तो इज्जत देके हम बाहर आ जाते जब तक मैटर सॉल्व नहीं होगा। तो उनको बोले कि दादा ऐसा ऐसा है, 3 महीने का पेमेंट है जो क्लियर कर दीजिए, और आप ये जो 28 दे रहे हैं जो इनका 35 है वो लीगली कर दीजिए। तो आगे पीछे एक टाइम रेडी भी हो रहे थे तो 28 देने के लिए हो रहे थे, वो नहीं। तो वो शूटिंग मैंने 3 से 4 घंटा वो शूटिंग रोकी थी लापतागंज की। तो जो प्रोड्यूसर थे वो चिढ़ गए थे, और चिढ़ने के बाद तो मुझे कैबिन में बुला के अब्द शब्दों का भी प्रयोग किए। तब उस समय तो मैंने उनको कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं जैसे ही बाहर आया तो मैं शूटिंग उनकी और 2 घंटा लेट किया। उनसे मैंने पूरा पेमेंट भी दिलवाया जगह पे, और फिर मुझसे माफ़ी भी मांगे। चलो मैं बोला माफ़ी की बात नहीं, आप ऐसा हरकत ही मत करिए, लेकिन 4 से 5 घंटा लापतागंज की शूटिंग हमने उस समय रुकाई थी। पूरे फिल्म सिटी में बवाल था कि लापतागंज
अरे उन्होंने यही तो बोला कि हमारा घंटे का टेलीकास्ट का कितना पैसा होता तुमको पता नहीं, तुम ऐसा ये करे। लेकिन मैं बोला कि तुम्हारा घंटे का तुमको टेलीकास्ट का ऐसा ही, वर्कर को जब 1 महीने का पेमेंट नहीं मिलता उसके घर की परिस्थिति कितनी खराब होती है ये आपको पता नहीं है। ऐसी बातें हुई, बाद में उनसे प्रेशराइज करके कुछ भी करके वहाँ पे जगह पे वर्कर का पेमेंट दिलाया हमने। सो अभी अगर ये वीडियो आपके वर्कर में से कोई देख रहा है तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, आपके पास फंड नहीं है तो आप दे नहीं पा रहे, जिनके पास फंड है वो आप कह रहे हैं कि वो देना नहीं चाहते, सो वो कैसे बेनिफिट्स उठा सकते हैं? मैं वर्करों से अपने एक ही अपील करूंगा, एक तो हमारी ऑफिस गोरेगांव एक्सप्रेस जोन ओबराय मॉल के सामने है, वहाँ पे जो भी है वहाँ पे जाके फॉर्म भर के क्लेम करे और वहाँ पे बेनिफिट मांगे। उसके बावजूद भी अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो मैं बोलूँगा अंधेरी ईस्ट में मरोल में जो सोसाइटी ने हमारी ऑफिस खोल के रखी है मुकुंद हॉस्पिटल के बाजू में, वहाँ पे जाए, अपने बच्चों का मेडिक्लेम का सब पैसा, वो 9 करोड़ जो है वो आप वर्करों का ही है। चाहे और कोई भी डायरेक्टर आपको कुछ भी बोलता हो, आपका फॉर्म नहीं भरता हो तो आप हमारी कमेटी में किसको भी फ़ोन करिए, हम वहाँ पे खुद आएंगे, उस ऑफिस में आके आपका फॉर्म फिलअप कराएंगे और फॉर्म करके आपका हक दिलाएंगे। मैं बस एक ही चाहता हूँ कि वर्करों को जो बेनिफिट मिलना बंद हुआ है, गंगेश्वर की दर से नहीं मिला तो क्या हुआ, हम सोसाइटी से लेकिन चालू कराएंगे। हम उनको 3 बच्चे के स्कूल का एजुकेशन दिलाएंगे और लड़की का जो शादी का 50,000 होता है वो दिलाएंगे। बस वहाँ पे रिटायरमेंट छोड़ के बाकी सारी सुविधाएं हम कराएंगे जो यूनियन से होती थी। अच्छा, आपने कहा कि मेडिक्लेम के बारे में आपने जिक्र किया, तो ये मेडिक्लेम किसी कंपनी के थ्रू होता है कि कैसे होता है, इसका बताइए। ये मेडिक्लेम किसी कंपनी के थ्रू नहीं होता है, ये हमारी यूनियन में ही आप बीमार हुए थे और डिस्चार्ज कार्ड लाके उनका बिल जमा करके उनका 20% 25% जो भी है, अगर 1 लाख के ऊपर बिल गया तो 35,000 दे देते और 1 लाख के नीचे रहा तो 20-25% के हिसाब से दे देते और यूनियन और सोसाइटी अपने जेब मतलब अपने अकाउंट से देती है। अच्छा, मतलब यूनियन के पास जो पैसा जमा है और सोसाइटी के पास जो पैसा जमा उन्हीं में से देते हैं, उन्हीं में मतलब से देते हैं। ये किसी कंपनी के पास मेडिक्लेम नहीं, कंपनी के पास नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ऐसा कभी सोचा नहीं कि किसी कंपनी के पास कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा? अभी 2012 में कामगार हॉस्पिटल में बातचीत चल रही थी, लेकिन क्या हुआ, वो सब बातचीत चलने बाद में यूनियन के 2 गठ हो गए तो सारी चीज़ें बंद हो गई, नहीं तो कामगार में हमारा हो गया होता, लेबर कामगार हॉस्पिटल जो है उसमें कर दिए थे सब बातचीत। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए, आपने थोड़ी देर पहले हमको बताया कि आप जो थे, आप 2015 का चुनाव जीते, फिर आपने तो 2 साल तक वहाँ पे काम किया, उसके बाद में जो अभी यूनियन में मेन है, जो दूसरी यूनियन है, तो फिर वो जीत गए, राइट? तो वो तो उनको तो जैसे आपने बताया था 15 साल के लिए बैन किया था, तो वो जीते कैसे? वो 15 साल के लिए बैंड किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, फेडरेशन का जब चुनाव हुआ तो उनके अशोक दुबे जी थे को प्रोडक्शन का एक यूनियन है, उसमें वो वहाँ पे पहले उनको चेयरमैन बना दिए थे, वहाँ से उनको लड़ा दिया फेडरेशन में जनरल सेक्रेटरी बन गए। अब जब दिलीप इटवा पंकज देव चुनाव हार गए तो पहला उन्होंने एक ही काम किया कि गंगेश्वर श्रीवास्तव को 15 साल के लिए जो बैंड किया था उसको हटा दिया। अच्छा। कि अभी ये फिल्म सिटी में फिर काम कर सकते। अच्छा। उनकी सारी सजा माफ कर दी गई। वही मेरे मन में वही आया कि अगर किसी को 15 साल के लिए बैन किया तो वो वापस से कैसे बन लेकिन वो गलत था। हमने किसी को 15 साल के लिए बैंड किया है, और पहली बात तो व्यक्ति बदलता है, एक फेडरेशन में व्यक्ति बदला, लेकिन उस फेडरेशन ने चुनाव करके किसी यूनियन को खड़ा किया था, उसका क्या आपने किया? अगर आपने किसी को चुनाव लड़ाया था किसी के खिलाफ में तो उसका सोल्यूशन निकाले, तो दोनों को समझा के एक किए होते ना। अगर तुमको उसको बाइज्जत बरी करना था तो दोनों को एक किए होते ना, वो नहीं, उन्होंने इसको लाया उसको किया, अनलीगल गलत तरीके से सारी कामें कर रहे हैं। सो देखिए, आपके यूनियन में 9 लोग होंगे कमेटी मेंबर, हाँ, और सामने जो यूनियन है उसमें भी 9 होंगे, तो आप लोग ऐसे क्यों नहीं करते कि मिक्स होके डिसाइड कर सकते कि भाई ये 9 लोग हैं, अभी हम लोग एक ही यूनियन चलाएंगे, क्यों 2-2 चला रहे हैं? अशोक दुबे जी को तो फिल्म सिटी में कोई जानता नहीं था, ज़्यादा वो कुछ नहीं थे, लेकिन गंगेश्वर श्रीवास्तव जी है, ये लोग ही नहीं चाहते कि 2 कमेटी एक हो जाए। क्यों? इससे क्या हो, हर साल उनको 2 साल में चुनाव करना पड़ेगा ना, वो चुनाव ही नहीं कराना चाहते, जिसके लिए वो भी चाहते कि विवाद चले, झगड़ा चले, चलता रहे। आज 2015 से 2025 तक वही अकेले अपने मन की कर रहे, और चुनाव नहीं होता। जैसे आपने कहा हर 2 साल में चुनाव होता, तो अब नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? जन जागरूक चुनाव कर ही नहीं रहे। क्यों? लेकिन वो क्या रीज़न देते क्या पता, लेकिन चुनाव नहीं करते हैं। हमने बहुत बार कोर्ट में भी बोला कि इनको चुनाव कराने के लिए, तो उन्होंने एक बार चुनाव का प्रोसेस 2024 में ऐसा झूठ मूठ का उसको बोल सकते दिखावा किया। अब ये खड्डा खोदने वाले व्यक्ति, फल्ली ठोकने वाले व्यक्ति 12वीं पास का सर्टिफिकेट मांग रहे चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा होता है, अपन पुलिस की नौकरी में भर्ती होने जा रहे तो 12वीं पास, तो वो 12वीं पास की नौकरी के लिए
तो कोई भी वर्कर 10वीं के आगे गया नहीं, कोई 5वीं 4वीं, सब ऐसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। जब 12वीं तो मनोगीत अपने आप निर्विरोध सब जीत के आगे 2024 में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। अच्छा, मतलब ऐसा क्राइटेरिया है कि अगर किसी को चुनाव के लिए खड़ा होना है तो कम से कम 12th पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। और आप ये कह रहे हैं कि जो भी मजदूर हैं उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे जो 12th पास है ही नहीं? नहीं, सभी ऐसे पढ़े लिखे है ही नहीं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट, आर्ट डायरेक्टर, अच्छा कुछ और काम करते हैं। जो मजदूर में है वो सब कम पढ़े लिखे ना, और कोई कोई घर से सक्षम नहीं इसलिए नहीं पढ़ा, तो ये सब मजदूर बन गए। अब मजदूर अगर 12वीं पढ़ा होता तो कुछ और कंपनियों में काम नहीं करते। एक 12 पढ़ा लिखा आदमी फल्ली उठाएगा, किसी को पानी ला के देगा, चाय ला के देगा, ये हमारे का काम नहीं करेंगे ना। ये हमारा तो माताड़ी कामगार यूनियन है, ये देखने जाएंगे तो हमारा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर अभी वो पावर में है तो उन्होंने रूल चेंज किया, तो वैसे अगर आपके पास पावर है तो आप भी रूल चेंज कर सकते हैं? नहीं नहीं, अब पहली बात तो मेरे को चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं एक चाहता हूँ कि जैसा ये अलाइड मजदूरी चलता था वैसा चले। अब मैं एक ही चाहता हूँ कि जब अगर कभी मैं रहा या मेरे कोई लोग रहे सिस्टम में, मैं चाहता हूँ जैसे यूनियन चलता था, लोगों को बेनिफिट मिलता था, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व होते थे, वो होना चाहिए। वो जो नहीं हो रहा है अभी इस समय। नहीं होता होगा ना, शायद आपको नहीं पता होगा। नहीं, देखो जिसका प्रॉब्लम किसी कारणवश सॉल्व नहीं होता होगा वो आपके पास आता होगा, जिसका हो जाता होगा वो थोड़ा ना आपके पास आता होगा। नहीं, अभी फील्ड पे हम घूमते हैं ना, हम सब सेटों पे जाते हैं, तो वर्कर उनसे तो डरते ही है उनको, लेकिन अब उनको बोलते हैं कि हमको अब उनका एक ही सिर्फ काम कर रहे, बेनिफिट कुछ मिल ही नहीं रहे जो मिलता था। देखिए, अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो कोई हर साल रिन्यूअल फीस क्यों पे कर रहा है? अब इसलिए भरना कम कर दिए लोग, अब रिन्यूअल फीस कम आना हो। अभी उनके एक व्यक्ति ने एक वॉइस रिकॉर्डिंग में हुआ था कि हमारे पास रिन्यूअल फीस नहीं आ रहा, हम इसलिए बेनिफिट नहीं दे रहे। बेनिफिट रिन्यूअल फीस भरना लोग कम क्यों किए? क्योंकि बेनिफिट देने लोग कम कर दिए। अच्छा, लेकिन कुछ लोग अभी भर रहे हैं, लेकिन अब पहले जैसा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुम सुविधा नहीं दोगे तो लोग क्यों भरेंगे पैसा? नहीं, लेकिन जैसे आपने बताया 50,000 लोग हैं, 50,000 वर्कर है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो उनमें से कितने लोग काम कर रहे होंगे? 30,000 वर्कर फील्ड पे काम कर रहे हैं अभी भी, और उसमें से कितने लोग हर साल रिन्यूअल फीस भरते होंगे? 20,000 से लोग तो रिन्यूअल फीस भरते होंगे, तो बाकी के 10,000 अब बिना रिन्यूअल फीस भरे काम कर रहे हैं, काम करते हैं। तो उनके पास कार्ड तो है। तो अगर मान लो आप गए उनके कभी वो कहीं किसी सेट पे काम करे और आप पहुंचे, या फिर सामने वाली यूनियन पहुंची, तो आप उनको कुछ गलत बोलते हैं? नहीं, हम उनको बोलते हैं कि अपना कार्ड रिन्यूअल करा दो, इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगी। लेकिन आप तो बोल रहे बेनिफिट नहीं मिल रहे ना, समझो। लेकिन एक बात है, अगर रिन्यूअल कराएगा तो ही बोल सकते, और लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं कुछ हादसा हो गया, हम तो रिन्यूअल नहीं करेगा तो भी लेंगे, लेकिन हम बोलते हैं कि रिन्यूअल करके कार्ड इतना अपडेट रखा करो, जैसे कुछ भी गलत तुम्हारे साथ हुआ तो हम तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ सकें। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो यूनियन की तरफ से जो 2-4 बेनिफिट मिलते थे वो नहीं मिलेंगे एटलीस्ट, लेकिन अगर कुछ हादसा हो जाता है तो उसमें तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। हाँ, वो पूरी बेनिफिट मिलेंगे। तो आप पिछले 18 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो क्या कभी आपके सामने ऐसा कुछ हुआ कि कोई मजदूर ऊपर से गिर के नहीं रहा दुनिया में, और फिर कुछ ऐसा किया गया हो कि उसको पैसे ना देने पड़े? ऐसा कभी कुछ होता है? अभी एक ऐसा हादसा, एक डब्बा कंपनी है वहाँ पे एक अवधू यादव करके थी व्यक्ति, वो एक 5 फीट के घोड़े पे से गिर गए थे। तो गिरने पे क्या उनको थोड़ा दर्द जैसा हुआ, तो वो बोले कि मैं यहाँ पे सो जाता हूँ। तो एक रंधा मशीन चला, तो बाजू में वो सोए थे। सोने पे क्या हुआ, क्या शिफ्ट बदल रहा था, तो बोले आज मैं घर पे नहीं जाऊँगा। ऐसा वहाँ पे जाने के बाद पता चला ये सब कहानी। हम तो वहाँ पे रिप्रेजेंट देखे नहीं थे, लेकिन जो वर्कर थे वो बताए। तो अवधू सोए जब सुबह लोग आए ना, तो पता चला कि ऑफ हो गए, वो गिरने के बाद तो ऑफ हो गए। तो जैसे गंगेश्वर श्रीवास्तव जी की इधर एक राकेश मौर्य करके व्यक्ति है, वहाँ पे गए, क्या के पता नहीं। तो बाद में वो प्रोड्यूसर से बात किया, अंधेरी वेस्ट में ही प्रोड्यूसर थे उनके, अच्छे नाम है। तो वहाँ पे ये पता चला कि जो व्यक्ति वहाँ से आया था कुछ ले दे के चला गया, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो उस समय भी हमने बात करके उनकी बॉडी गांव तक पहुंचाई थी। अभी उनकी लड़की और उनका लड़का बॉम्बे में आए थे, तो हम ले जाके हिमेश रेशमिया की प्रोडक्शन थे, हिमेश रेशमिया जी के, उस प्रोडक्शन से उनको हमने 2 लाख का चेक दिलाया और उनसे विनती की कि आगे और भी दे देंगे। तो उन्होंने बोला है, तो उनको ये हमने कराया। बाकी जो दूसरे व्यक्ति गए थे, तो वहाँ से उन्होंने एक आंकड़ा बताया कि भाई हमने उनको दे दिया, तो वो अपना लेके खुद चले गए। ऐसे हादसे बहुत हुए, ऐसे होते रहते हैं। आप कोई ऐसा किस्सा हमारे साथ शेयर कीजिए कि किसी के पैसे अटके पड़े थे और आपने बहुत मगजमारी करके उसके पैसे को निकलवा के दिया। एक साकिनाका में स्टूडियो है, रोहित बजाज जी प्रोड्यूसर है उसके,
वो 3 साल से पेमेंट अटके हुए थे। एक सिंह साहब थे, उन्होंने काम किया था, 1.5 लाख का पेमेंट 14-15 लाख का था, 1.5 लाख रुपया 3 साल से रोहित बजाज जी नहीं दे रहे थे। तो फिर उनसे कोऑर्डिनेशन कर करके फिर रोहित बजाज जी से एक दिन में क्लियर कर बोला सर आप पगार क्यों नहीं, इनका पेमेंट क्यों नहीं दे? बोलते यार ऐसा ऐसा था, कुछ कलर विलर का पैसा ज़्यादा जोड़ लिया। तो बोला आप कितना देना चाहते हो? बराबर। तो वो बोले मैं 1 लाख देना चाहता हूँ। तो मैं सिंह साहब को बोला एक काम करो, वो 1 लाख ले लो, नहीं तो क्या वो आगे भी तो वो 3 साल, लेकिन वो 1 लाख से भी खुश थे। बोले मुझे पहले दिए होते तो मैं ले लिया होता। तो उनका वो मैंने पेमेंट 3 साल के बाद वो 1 लाख रुपया निकाल के दिया। ऐसे और भी किए किस्से तो बहुत है। तो फिर मतलब आपने ऐसा क्या अलग किया कि 3 साल से जो चीज अटकी थी वो एक साल मतलब 15 दिन में आ गई? लोग जाते थे तो क्या, जैसे रोहित बजाज जी के मैं भी गया ना, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 10-5 हज़ार ले लो, ये सब जान, ये सब मैटर में मत गिरो। मैंने क्या बोला, मेरे को 10-5 हज़ार नहीं चाहिए, ये जो वर्कर का मैटर ये सर। तो जो दूसरे लोग जाते तो 5-10 हज़ार लेके अपना खुद से हट जाते थे और उनका मैटर पेंडिंग छोड़ देते। और मैंने उनको समझाया कि आप मुझे फिर 10 दोगे, फिर कोई आएगा, फिर कोई, इसलिए अच्छा इसका ही एक दे के मैटर ख़त्म करो ना। तो उन बात को उन्होंने भी समझा कि 5-10 देने से अच्छा किसी का मैटर ही ख़त्म कर दे, तो दिया उन्होंने। अच्छा। मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि जैसे देखिए अभी आपकी जो यूनियन है उसके पास फंड नहीं है, तो आप जितने भी यूनियन के कमेटी मेंबर होंगे तो उनके मतलब उनके फाइनेंसेस कैसे चलते हैं, मतलब आप कैसे मैनेज करते हो, पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास? हमारे जो भी कमेटी मेंबर है, जैसे मधु मिस्त्री है, वो सेट पे काम करते हैं, और एक रामानंद चौहान जी है, वो भी सेट पे काम करते हैं, अभी भी फिलहाल फिल्म सिटी में काम ही कर रहे हैं। और अनवर पीर सैयद करके हमारे, वो भी वर्किंग प्रेसिडेंट है, तो उनका भी लोखंड का जो फिल्म सिटी में सब होता है वो काम करते हैं। हमारे जितने भी कमेटी में सब काम करते हैं फील्ड पे, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब सब काम कर रहे हैं, वहां से पैसा आ रहा है, और उसके साथ साथ वो रिप्रेजेंट भी करते हैं और यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्करों को हक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। राव जी, आपने बताया कि आपकी यूनियन में जितने भी कमेटी मेंबर है वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, वहां से उनको प्राइमरी इनकम जनरेट हो रही है। सो जो दूसरी यूनियन है, क्या उसमें जो कमेटी मेंबर है वो सब भी मतलब रेगुलरली काम करते हैं तब उनको पैसे आते हैं, या किस तरीके से होता होगा? उनकी यूनियन में जो 9 लोग हैं उसमें से जो 3-4 लोग हैं वो एकदम बॉस के जैसे रहते हैं, और जो 2-3 है सिर्फ नाम के लिए रखे हुए। और जो जैसे एक राकेश मौर्य कहीं कुछ काम नहीं करता, उसको देखने जाए तो उनको घर भी नहीं था, लेकिन आज वो भी 2-2, 3-3 गाड़ियाँ लेके घूम रहे। और जैसे अब जैसे हम जिनकी बात करते हैं, गंगेश्वर श्रीवास्तव जी, जब वो 2012 में चुनाव लड़े थे तो अपना घर गिरवी रख के लड़े थे। आज 10x10 के रूम में रहते थे, आज 10x15 की गाड़ी है उनकी। और एक गाड़ियाँ नहीं है, 2-3 गाड़ी, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, ऐसे बड़े मतलब। और एक है कि इन पे कोई पूछता नहीं कि तुम्हारे पास पैसा इतना कहाँ से आ रहा है। तो आप पूछ सकते हो ना उनको। अभी हम क्या पूछना चाहिए, वर्कर पूछने चाहिए कि भाई आपको इनकम यहाँ से कैसा है, कि आप हम मेहनत करके हम घर नहीं चला पा रहे, आप गाड़ी चला ले रहे हैं। ये वर्करों का डिमांड होना चाहिए कि हम दिन रात मेहनत करें, हमारा 1800-1200 इनकम है, और आप यूनियन में चुनाव जीते हो, सिर्फ हमारे हित के लिए जीते हो, हमारा तो भला नहीं हो रहा, आपकी इतनी वृद्धि कैसे हो जा रही है। ये वर्कर उनसे पूछने चाहिए। लेकिन ठीक है, वर्कर डरते, हम तो पूछते ही रहते, लेकिन वर्कर जब वर्कर बोलना चालू करेंगे वो एक अलग चीज़ हो जाएगा। तो आपके हिसाब से वर्कर को इकट्ठा होकर बात करना चाहिए? हाँ, वर्कर को इकट्ठा होकर उनको बोलना चाहिए, आप हमारे भले के, हमारे हित के लिए आए थे और इसलिए हमने आपको वोट दिया। हम इतना नहीं कमा पा रहे, आप इतना कहाँ से कमा रहे हो, आपका क्या है? आप भी तो कारपेंटर असिस्टेंट ही थे। हो सकता है ना उनका कोई साइड बिजनेस होगा, कुछ और काम करते होंगे। साइड बिजनेस होता तो घर गिरवी करके चुनाव कैसे लड़ते थे? हो सकता है ना बाद में उन्होंने बाद में वो पैसा कहाँ से आएगा? फिर हमारे पैसे से जो भी करे ना, तो हमारे बेनिफिट तो दो। साथ ही ये भी बताइए कि मान लीजिए कोई किसी के पास कार्ड नहीं है, कोई यूनियन से जुड़ा हुआ नहीं है, और नॉन यूनियन का बंदा है, वो काम कर रहा है और उसके साथ कुछ गलत हादसा हो जाता है, तो उस केस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ? ऐसे बहुत से किस्से, लेकिन एक अभी बताता हूँ। जैसे कि जहाँ तक 100% क्या होता है, कभी नॉन मेंबर जो है जिसका कोई कार्ड नहीं, कभी गलती से कहीं हाइट से गिरा और दुर्भाग्यपूर्ण उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या करते हैं, जो अभी क्या प्रोडक्शन वाले ये सब सुनेंगे तो उनको बुरा भी लगता है कि उनमें से कोई क्या रहता है, उनके मुंह में ड्रिंक डाल देगा, बाद में क्या होगा। अब क्या उनका मेंबर तो रहते नहीं, उनकी तरफ से कोई बोलने वाला रहता नहीं, ये बोलेंगे यार ये तो दारू पी के काम कर रहा था, इसकी लापरवाही थी, इसे गिरा और ख़त्म हो गया। तो उसकी तरफ से कोई बोलने वाला ही नहीं रहता है। और वही अगर हमारी यूनियन का रहा और गलती से उसने बोल दिया कि भाई ये ड्रिंक करके काम था, तो हम उसकी बात उस समय सुनते हैं, हम उनको ले जाएंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे, हमको पता चलेगा कि दारू पिया था कि नहीं पिया था। लेकिन अब उसका कोई पोस्टमार्टम कराए इनसे आके, तो क्या इनके पैसे, नहीं तो हमारी यूनियन रहेगी तो पैसा दिलाएगी, नॉन मेंबर रहेगा तो कुछ नहीं मिलता, उनकी फैमिली को तकलीफ हो जाती है। नॉन मेंबर जो काम करते हुए गलती से दुर्भाग्यपूर्ण कुछ गलत हुआ तो परिवार को भुगतना पड़ता है, ऐसा हो जाता है। राइट। व्यक्ति तो चला जाता है।
ये तो जितने भी आपने अभी तक हमने बात की वो सारी की सारी ऐसी यूनियन थी जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर की है, लेकिन कुछ और भी यूनियन चलती है, जैसे शिवसेना की चलती है, मनसे की चलती है, तो उनकी यूनियन की भी वैल्यू रहती है, मतलब उनके भी कार्ड्स बनते हैं, उनके सेना मनसे सारे यूनियन के कार्ड बनते हैं, काम भी मिलते हैं, लेकिन जो हमारी यूनियन की हमारी के आज 4-5 साल से हमारी एग्रीमेंट नहीं होती, नहीं तो हमारी एमयू साइन होती है सारे प्रोड्यूसर ये सबसे, तो हमारे एमयू में लिखा रहता है कि शूटिंग पे एलआईडी के ही वर्कर रहेंगे, हमारे सब एग्रीमेंट बने होते हैं। अच्छा, तो हमारे ज़्यादा 90-100% हमारे वर्कर रहते हैं। अभी थोड़ा 2-4 साल से उनके थोड़ा ज़्यादा हो गए क्योंकि हमारे विवाद चल रहे हैं इसके लिए, नहीं तो जब तक 2012 में तो विवाद नहीं थे, 100% हमारे वर्कर रहते थे। और जो नहीं भी रहते थे सेना मन से किसके भी रहते, हमारे मेंबर के कार्ड बनवा लेते थे। कभी कभी बोलते थे कोई दादा हमारे पास 25,000 नहीं है एक साथ, तो हम बोलते थे 5-5 हज़ार करके 2-3 किस्तों में, लेकिन बना के देते थे। हाँ वही मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका जो कार्ड है वो 50,000 का है, कोई आदमी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसको पैसे कमाने हैं, तो 50,000 कहाँ से अरेंज करेगा? फिर तो वो शायद शिवसेना का या मनसे का कार्ड बनाता होगा। नहीं, फिर वो आके हमसे बात करते तो उनको 2-3 किस्तों में कार्ड बना देते, उनका ये कर देते कि 6 महीने बाद इतना देना, 6 महीने बाद, तो ऐसा करके कार्ड बना देते हैं उनका। अच्छा, तो मतलब अगर मान लीजिए मैं जुड़ता हूँ अलाइड में नहीं, या मतलब मैं जैसे बहुत सारे जो एक्टर लोग होते हैं उनको कंफ्यूजन होता है, जो नए होते हैं उनको ऐसा होता है कि अरे यार सिंटा का कार्ड बनाएंगे बहुत महंगा पड़ता है, एक काम करते हैं शिवसेना का बना लेते हैं, कुछ बना लेते हैं, कल को कोई आया तो हम दिखा सकते हैं। सो मान लीजिए सिंटा वाले वहाँ पे रेड मारने जाते हैं और उनके पास शिवसेना का या मनसे का या किसी और यूनियन का कार्ड है, तो क्या वो वैलिड रहते हैं? जो हमारे लोग जाते हैं उनको तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन जो उनके ऊपर थे हेड उनको बोलते हैं कि जो जैसे अभी जूनियर आर्टिस्ट के कार्ड 9 लाख तक है। 9 लाख रुपए का कार्ड? 9 लाख 8 से 9 लाख रुपए जूनियर आर्टिस्ट का कार्ड का रेट है। जो सेंटा की मेंबरशिप है 35,000 है। जो हीरो बनना चाहता है 35,000, क्योंकि हीरो तो हम बन जाएंगे, पिक्चर कौन बनाएगा। और जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं 9 लाख इसलिए कि उनकी मेंबरशिप ज़्यादा नहीं है, यूनियन ही उनको काम भी दिलाती है। ऐसा वो कोई ना कोई सीरियल में 2-3 सीरियल में काम भी कराते हैं, तो इसलिए लोग लेते हैं कार्ड। और पर 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए में तो बिजनेस शुरू किया जा सकता है, कार्ड का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लोगों की इच्छा रहती है एक्टर बनने की भी, और मिलता है सीरियल। और कितना कमा पाते होंगे वो लोग 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करके? अब वो पहला एक एवरेज रहता होगा जो उनका कि एक दिन का 7-8 ऐसा, लेकिन जब कोई सीरियल फेमस हो गया तो रेट अपने हिसाब से लगाते हैं। बस 7-8 हज़ार बोल रहे हो कि 7-8 हज़ार एक दिन का? एक दिन का 7-8 हज़ार रुपए मिलता है जूनियर आर्टिस्ट को? मिल जाता है कहीं की 4-5। जैसे जूनियर आर्टिस्ट जो होते हैं फेमस, ऐसे नॉर्मल वाले लोग को तो कम मिलता है, लेकिन जो फेमस हो गए रहते हैं उनका ज़्यादा। नहीं, पर मैं ये समझना चाह रहा हूँ, अगर मैंने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जूनियर आर्टिस्ट बनने के लिए, तो मैं महीने का कितना कमा सकता हूँ मिनिमम? मैं नया आदमी हूँ अभी। पहली बार तो जो मैंने 2-3 मेरे दोस्त लोग उनसे, यूनियन आपको 2-3 सीरियल का काम दे देती है। अच्छा। जो सीरियल बनते हैं ना उनमें, तो क्योंकि 9 लाख इसीलिए लेते हैं, और उनमें नए मेंबरशिप नहीं बनते, उनमें ABCD पैसा के एज वाइज रहता है, ABCD ऐसा। अच्छा। तो वो जो कार्ड, जैसे आपके जो कार्ड हमने 9 लाख के लिए है ना, कल हमारी उम्र होगी तो हम उनको रिवर्स देंगे तो हमको 15 लाख रिवर्स आ जाएगा। अच्छा, ऐसे भी होता है? अच्छा, क्योंकि वो कार्ड कोई दूसरा खरीदता है। वो नहीं, जो हम आज 9 लाख में खरीद रहे हैं ना, वो व्यक्ति ने 3-4 लाख में बनाया होगा। अच्छा। ऐसे साल वाइज बढ़ते थे। अब लेकिन आज की मार्केट 9 लाख की है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नए कार्ड नहीं बनते, जो पुराने कार्ड है वही आप खरीद सकते हो, और फिर अगर आपने कार्ड खरीद दिया, अपने नाम पे ट्रांसफर हो गया, फिर आप काम कर सकते हो पुराने मेंबरशिप को। और जब आपको ऐसा लगे कि अब मुझे जूनियर आर्टिस्ट से काम नहीं करना है, तो वो कार्ड आप किसी और को बेच दो। एक उम्र के बाद होता है वो, एक उम्र रहता है एज के बाद, तो वो फिर अपना कार्ड वहाँ पे सरेंडर कर देते, तो उनको लेकिन पैसा मिलता है। उनको 15 लाख रुपए मिलता है। हाँ, जो उस समय का आज का 9 का रेट है, तो उनको 9 में यूनियन 1-2 रख लेती है, बाकी उनको कर देती है। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर 9 लाख रुपए कोई इन्वेस्ट करे तो 1 साल में कवर हो जाए आराम से? अगर आदमी 9 लाख डाल रहा है तो मतलब उसके अंदर कुछ क्वालिटी होगी, या तो उसने कोर्स किया होगा, एक्टिंग कर रहा होगा तो ही डाला होगा, क्योंकि वो सीरियल में मौका मिलेगा। अगर समझो उसकी एक्टिंग लीड रोल की नहीं रही तो साइड रोल में तो चली जाएगा। अच्छा। क्योंकि हर सीरियल में 10 से 15 लोग तो साइड रोल में, मेन में ही रहते हैं, सब उसमें हो जाता है। बाद में क्राउड रहता है, क्राउड कैसा एक दिन का 1,500-2,000 ऐसा, कभी 1,000-1,200 भी। जो शूटिंग चलती थी तो लोग टाटी बाल्टी लेके आजू बाजू में चलते रहते, वो क्राउड होता है। अच्छा। उनका भी कार्ड ऐसा ही होता है, लेकिन वो सस्ते कार्ड बनते हैं। वो सस्ता कार्ड बनता है। वो सस्ता कार्ड बनता है। अच्छा।